कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल को देखते हैं जहां दो कपल रिक और हेली माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिक हेली से पहले ऊपर पहुंचकर हेली से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकती। इसके बाद रिक जंगल के चारों ओर नज़र घुमाता है जहां उसे दूर दूर तक घने जंगल के अलावा इंसान का नाम व निशान तक दिखाई नहीं देता। रिक हेली से कहता है कि तुम भी जल्दी से ऊपर आओ, यहाँ से जंगल बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये कहकर रिक आगे बढ़ने लगता है। हेली अब यहाँ अकेले ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल लेती है और अब वो मदद के लिए रिक को आवाज़ें लगाती है, लेकिन रिक कोई भी जवाब नहीं देता और अचानक रिक चट्टान के किनारे पर आ गिरता है। हेली जब रिक की तरफ देखती है तभी उसके मुंह पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगती हैं, जिसे देखकर हेली परेशान हो जाती है। अब वो इस हालात को समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कोई रिक को उठाकर नीचे फेंक देता है और ये देखकर हेली के गले में सांसें अटक जाती हैं। अब हेली जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर तभी रस्सी से हेली को कोई ऊपर खींचने लगता है। डर के मारे हेली खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देती है, जिससे वो सीधा नीचे रिक की बॉडी के पास गिर जाती है। रिक को मरा हुआ देखकर हेली जोर जोर से रोने लगती है। अब वो इस हादसे से अच्छी तरह संभल नहीं पाई थी कि तभी वो देखती है कि ऊपर झाड़ियों से कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, जिसे देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए तेजी से अपनी कार की तरफ दौड़ती है। लेकिन भागते भागते उसका पांव एक कांटेदार तार में फंस जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और तभी हम देखते हैं कि कोई हेली को घसीट कर ले जाता है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस एरिया में बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और लोगों का मानना है कि इस जंगल में काफ़ी अजीब से दिखने वाले लोग रहते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं, और जो कोई भी इस जंगल में आता है वो अजीब से दिखने वाले लोग उसे मार देते हैं। अब अगले सीन में हम सड़क पर एक कार को देखते हैं जिसमें क्रिस नाम का एक आदमी बैठा होता है। क्रिस आज इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन कुछ दूर आगे आने के बाद क्रिस हाईवे पर ट्रैफिक के बीच में फंस जाता है। जब वो देखता है कि गाड़ियां बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं रही हैं, तब वो अपनी कार से उतरकर आगे एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उससे ट्रैफिक जैम होने की वजह पूछता है, जिस पर वो ट्रक ड्राइवर उसे बताता है कि 3 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और उसका सारा केमिकल सड़क पर फैल गया है, इसलिए ये जैम खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ये सुनकर क्रिस परेशान हो जाता है क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही थी। अब अगर वो यहाँ ट्रैफिक खुलने का इंतजार करता तो उसे यहाँ कई घंटे खड़ा रहना पड़ता, जिस वजह से उसका इंटरव्यू मिस हो जाता। इसलिए क्रिस अपनी कार मोड़कर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और वो जिस जगह जॉब के लिए जा रहा था वो उस जगह कॉल करके उन्हें अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है कि ट्रैफिक जैम होने की वजह से मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसके मोबाइल फोन का सिग्नल कट जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद रास्ते में उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है, जिसे देखकर क्रिस को लगा कि शायद मुझे यहाँ कोई मदद मिल जाए, इसलिए वो अपनी कार उस तरफ मोड़ लेता है। इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उस गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो बूढ़ा आदमी काफी बुरी हालत में था। क्रिस उस बूढ़े आदमी से फोन के बारे में पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी इशारा करके फोन बता देता है, जिसके बाद क्रिस जल्दी से फोन के पास आकर कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है। पर तभी क्रिस को पता चलता है कि फोन खराब है। ये देखकर क्रिस और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी उसकी नज़र वहां लगे एक मैप पर पड़ती है, जहां उसे शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है जो आगे जाकर हाईवे से मिलती थी। जिसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठकर उस सड़क पर निकल पड़ता है। अब कुछ देर चलने के बाद उसके सामने 2 रास्ते आते हैं। क्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, इसलिए वो कुछ देर तक सोचता है और फिर वो जंगल के बीच में से गुजरने वाले रास्ते को चुनता है, क्योंकि उसे लगा कि ये रास्ता शॉर्टकट है जिससे वो जल्द ही शहर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इस रास्ते को चुनकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। आगे जाते ही उसे रास्ते पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है, जिसे देखने के चक्कर में उसका रोड पर से ध्यान हट जाता है और सामने एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में क्रिस को ज़्यादा चोट नहीं आती और जिस कार से क्रिस टकराया था वो कुछ स्टूडेंट्स की थी जो जंगल में घूमने के लिए आए थे। क्रिस सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसके पैसे देने को तैयार हूँ। जिसके बाद क्रिस उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने अपनी कार रास्ते में क्यों पार्क की थी, जिस पर जैसी नाम की एक लड़की जवाब देती है कि सड़क के बीच किसी ने कंटीली तार बिछा दी थी जिससे उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया, और टायर को देखकर पता चल रहा था कि ये इत्तेफाक से नहीं हुआ बल्कि किसी ने जानबूझकर सड़क पर कंटीली तार बिछाई थी। अब ये लोग क्रिस की कार में भी बैठकर यहाँ से नहीं निकल सकते थे, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से क्रिस की कार भी खराब हो चुकी थी और अब ये लोग यहाँ फंस चुके थे।
तब जैसी कहती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है जहां हमें फ़ोन मिल सकता है, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं अभी वहां से आया हूं, वहां का फ़ोन खराब हो चुका है, इसलिए हमारा वहां जाना फजूल है। जिसके बाद ये लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं और सोचते हैं कि शायद आगे उन्हें हेल्प मिल जाए। आगे जाने से पहले ये लोग एवन और फ्रांसीन को कार के पास छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों गाड़ी के अंदर रखे गए सामान का ध्यान रख सकें। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ नेवला ज़मीन पर पड़ा मिलता है, जिसे किसी ने बुरी तरह से कुचल दिया था। ये लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद उन्हें एक जगह पर टायर्स को आग लगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर क्रिस समझ जाता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। क्रिस खतरा महसूस करते हुए सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एवन और फ्रांसीन, जो गाड़ी का ध्यान रखने के लिए अकेले रह गए थे, ये दोनों इंतजार में थे कि कब इनके साथी मदद लेकर आएंगे। पर तभी एवन को जंगल से किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर एवन फ्रांसीन से कहता है कि तुम यहीं कार में रहो, मैं देखने जा रहा हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जिसके बाद एवन जंगल की तरफ चला जाता है और फ्रांसीन कार में बैठकर एवन का इंतजार करने लगती है। लेकिन इंतजार करते करते काफ़ी देर हो जाती है और एवन वापस लौटकर नहीं आता, इसलिए फ्रांसीन एवन को ढूंढने जंगल में चली जाती है। आगे बढ़ते हुए उसे एवन का जूता मिलता है। ये देखकर फ्रांसीन को कुछ समझ नहीं आता कि एवन ने अपना एक जूता यहाँ क्यों छोड़ा है, और कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे ज़मीन पर एक कटा हुआ इंसान का कान दिखता है और उस कान में रिंग्स देखकर फ्रांसीन समझ जाती है कि ये एवन का कान है। ये देखकर फ्रांसीन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो समझ जाती है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अब इससे पहले कि फ्रांसीन वहां से भाग पाती, तभी पीछे से एक आदमी उसे पकड़कर मार डालता है। दूसरी तरफ वो लोग आगे बढ़ते हुए सड़क के एंड तक पहुंच जाते हैं, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे आने के बाद उन्हें सामने एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ हमें हेल्प मिल जाए। अब ये लोग जब इस घर के करीब पहुंचते हैं तो वहां उन्हें आसपास बहुत सारी कार्स दिखाई देती हैं, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। अब यहाँ क्रिस इस घर का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए अब ये लोग खुद ही अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर ये लोग देखते हैं कि ये घर बहुत ही बुरी हालत में है। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस घर की कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। खाने का टेबल बहुत ही गंदी हालत में था। अब यहाँ ये लोग फ़ोन या रेडियो ढूंढने के लिए घर की जांच पड़ताल करने लगते हैं। तभी उन्हें ढेर सारी कार्स की चाबियां मिलती हैं। क्रिस जब फ्रिज खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ किसी ने इंसान के बॉडी पार्ट्स बॉटल्स में रखे थे। वहीं जैसी जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ उसे बाथटब में इंसान की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। और तभी एक बाल्टी का ढक्कन हटाने पर उन्हें वो कंटीला तार दिखाई देता है, जिससे उनकी कार पंक्चर हुई थी। ये सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इस घर में जो भी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब ये लोग जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं और जैसे ही ये लोग दरवाजे के करीब पहुँचते हैं तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। क्रिस जब खिड़की से छिपकर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ एक गाड़ी आ रही है। अब ये लोग जिस दरवाजे से आए थे उस दरवाजे से तो निकल नहीं सकते थे, क्योंकि सामने से वो गाड़ी आ रही थी, इसलिए ये सब पीछे के दरवाजे से निकलने का सोचते हैं, लेकिन पीछे का दरवाज़ा ब्लॉक किया गया था। अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कैसे निकला जाए। जब उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता तब ये लोग जल्दी से अलमारी और बेड के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर्स अंदर आते हैं और फ्रांसीन की बॉडी को बिल्कुल उनके सामने लाकर पटक देते हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी ये लोग उन मॉन्स्टर्स के चेहरे देख लेते हैं, जिनके चेहरे देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। दरअसल ये तीनों आदमखोर थे जो इंसानी मांस खाते थे, और ये तीनों फ्रांसीन की लाश को उठाकर एक टेबल पर पटक देते हैं और तीनों मिलकर उसे काटना शुरू कर देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर जैसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही वो चिल्लाने वाली होती है तभी क्रिस उसके मुंह पर हाथ रख देता है और जैसी की आवाज़ को दबा लेता है। इसके बाद वो तीन आदमखोर फ्रांसीन की बॉडी को खाकर सो जाते हैं। अब मौका देखकर क्रिस और जैसी धीरे धीरे घिसटते हुए बेड के नीचे से निकलते हैं और इन दोनों को देखकर कार्ली और नताशा भी अलमारी के पीछे से बाहर आ जाते हैं और ये चारों दबे पांव वहां से निकलने लगते हैं। अब तीन लोग तो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आखिर में जैसे ही क्रिस निकलने वाला होता है तभी उसकी हलचल से एक आदमखोर की आंख खुल जाती है और वो क्रिस को देख लेता है। अब क्रिस जब समझ जाता है कि आदमखोर ने मुझे देख लिया है तब वो तेजी से वहां से भागने लगता है।
ये चारों दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अब वो आदमखोर भी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। ये लोग भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी थीं। अब यहाँ क्रिस गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलने का सोचता है, और जब वो हर एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वहाँ मौजूद सभी गाड़ियाँ खराब थीं। अब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए कि तभी वहाँ आदमखोर अपनी गाड़ी में पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन उन आदमखोरों को पहले से पता था कि वो लोग गाड़ियों के पीछे छिपे हैं, इसलिए ये 3 आदमखोर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ से भागकर उनका ध्यान भटकाऊंगा, और जब वो लोग मेरे पीछे लग जाएं तब तुम लोग उनकी गाड़ी चुरा लेना। अब प्लान के मुताबिक क्रिस चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ करता है और सीधा जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी एक आदमखोर सीधा उसके पैर पर शूट कर देता है, जिससे क्रिस नीचे गिर जाता है। अब वो आदमखोर क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब कार्ली क्रिस की जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है, जिससे आदमखोर उसे देख लेते हैं, और अब आदमखोर कार्ली के पीछे लग जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए जेसी और नताशा जल्दी से क्रिस को उठाकर उन आदमखोरों की गाड़ी के पास ले आते हैं। अब वो तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं और जंगल में अपने साथी को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें कार्ली दिखाई देता है, जिसके लिए ये लोग अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और कार्ली को चिल्लाकर जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहते हैं। कार्ली भी दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आकर कार्ली के सीने के आर पार चला जाता है। अपने साथी को मरता हुआ देखकर ये लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, और तभी वो आदमखोर क्रिस पर भी तीर बरसाने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि उन आदमखोरों ने रास्ते में एक बड़ा पेड़ रखकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसलिए अब ये लोग पैदल ही जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। कई घंटों से पैदल सफर करने के बाद ये लोग थक जाते हैं, जिस वजह से ये लोग एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। अब रात भी होने वाली थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ बिताई जाए, क्योंकि अगर वो यहीं जंगल में सोते तो वो आदमखोर उन्हें ढूंढकर मार देते। इसलिए ये लोग फिर से एक सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं, और तभी नताशा को लकड़ी का बना हुआ एक टावर दिखाई देता है। टावर को देखकर उन्हें रात बिताने के लिए एक सेफ जगह मिल जाती है। इसके बाद ये लोग उस पर चढ़ जाते हैं। ऊपर टावर से जब वो देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ दूर दूर तक जंगल दिखाई देता है। टावर की जांच पड़ताल करने पर इन्हें एक फर्स्ट एड किट मिल जाती है, जिससे नताशा क्रिस के पैर में पट्टी कर देती है। वहीं उन्हें एक रेडियो भी मिलता है, जिससे ऑन करके ये लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। इस बीच क्रिस देखता है कि वो 3 आदमखोर उन्हें ढूंढते हुए टावर के पास पहुंच गए हैं। उन्हें देखकर ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करते हैं, पर तभी कोई रेडियो पर उन्हें जवाब देता है, जिसकी आवाज़ नीचे मौजूद 3 आदमखोर सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये लोग ऊपर टावर में छिपे हैं। जिसके बाद आदमखोर ऊपर टावर पर चढ़ने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए क्रिस टावर में अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब कुछ देर तक शांति हो जाती है और उन्हें लगने लगता है कि शायद आदमखोर चले गए होंगे। तभी नताशा के पैर में मरहम लगाते समय क्रिस नताशा से दिन की बातें करने लगता है, जिसे सुनकर नताशा चिल्लाकर कहती है कि उन आदमखोरों की वजह से मेरा पति मर गया। इसलिए यहाँ क्रिस नताशा से क्षमा मांगता है और कहता है कि शायद इन मॉन्स्टर्स की वजह से 1 महीने पहले मेरी माँ भी यहीं गायब हो गई थी।